अब हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐसे भी आते हैं कि एक रॉड है, उस रॉड के एक एंड पे आइस अटैच्ड है और एक एंड पर क्या है, वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? क्लियर? तो दो जगह के टेम्परेचर फिक्स है और दो जगह जो सब्सटेंसेस गिवन है वो भी फिक्स है। ठीक, इसके जो अपना पार्ट चल रहा है कौन सा वाला, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी में आप लोगों ने पढ़ा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू हीट किसी रॉड से इतनी फ्लो होती है, और वो जो डेल्टा क्यू है वह कभी टेम्परेचर बढ़ा सकती है किसी बॉडी का, वह किसी सराउंडिंग में जा सकती है, वो किसी बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकती है। समझ में आया? तो इसमें एक सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। अ रॉड ऑफ लेंथ 1.8 meter is connected okay, a rod of length 1.8 meter is connected with ice at 0 degree centigrade and water at 100 degree centigrade at two end. Okay, as shown. एक रॉड हो गई, इसकी लेंथ कितनी है, 1.8 मीटर है। इधर हमने इसका कनेक्शन क्या करा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पर करा, समझा? इधर हमने इसका टेम्परेचर क्या करा, वाटर से करा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ गए? अब इधर का टेम्परेचर 0, इधर का टेम्परेचर 100 है। ठीक है, नाउ a source maintain the temperature 200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, a source which can maintain a temperature of 200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, is connected with rod। उसको हमने रॉड से कनेक्ट कर दिया। यहां पर ये पॉइंट सी पर क्या करा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने वाले ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करा। जब हाई टेम्परेचर है तो क्या करेगा, हीट इधर से इधर जाएगी, हीट इधर से इधर जाएगी। वो तो सोर्स है एक तरह से, इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड मान लीजिए, और वो फ्लूइड जो है वो इधर भी हीट को फ्लो कराएगा, इधर भी फ्लो कराएगा। इधर का अलग रेजिस्टेंस होगा, इधर का अलग रेजिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से हीट कंडक्ट होकर पहुंचेगी, और कंडक्ट होकर पहुंचेगी तो यहाँ पर आइस को मेल्ट कराएगी और वहां पर वाटर को वेपराइज करेगी। कनेक्टेड विद द रॉड एट सी, ये सी पॉइंट पर, समझ गया? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। फाइंड AC, AC निकालना है, so that amount of ice melted in a given time be double of amount of
water vaporized at end B। समझा? अब यहाँ पे जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है हीट का, वो जितनी आइस मेल्ट कर रहा है दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज्ड। समझे? तो अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको इतना समझ में आता है कि आपको निकालना क्या है ना? आपको क्या निकालना है दोस्तों? लेट दिस इज x, तो ये कितना होगा 1.8 माइनस एक्स। ये एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है दोस्त? दूसरी चीज ये है कि हमने ये सपोज करा कि यहां से यहां तक जो हीट फ्लो हो रही है ना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इधर से इधर जो हीट फ्लो हो रही है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 2 है, और उधर जो हीट फ्लो हो रही है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 1 है। उसको तो निकाल सकते हो। तो बेटा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त? के, पूरा एक ही रॉड है तो थर्मल कंडक्टिविटी के मान लेंगे। ए यूनिफॉर्म रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेंगे। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बता थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होगा? 200 माइनस 1 से अपॉन एक्स। फिर इधर क्या होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी थ्रू सेकंड के ए 200 माइनस 100 अपॉन 1.8 माइनस एक्स। समझा बेटा? अब एक गिवन टाइम में अगर एम क्या हो रही है? वेपर्स मिल रही है, तो 2m क्या मिलेगी? आइस मिलेगी। तो यहां से डेल्टा Q1 क्या आएगा पता है? 2m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। समझा? क्योंकि दैट पार्ट डेल्टा Q बाय डेल्टा टी पार्ट 2m मास ऑफ आइस को क्या कर रहा है? मेल्ट कर। और डेल्टा Q2 कितना होगा उसने गिवन टाइम में? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। समझा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q1 यानी कितना? 2m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये 80 रख देता हूं, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? के ए इंटू 200 इंटू डेल्टा टी इधर कर देता हूं अपॉन एक्स। समझा रहे? और इधर क्या आएगा? एम इंटू एल, एल कितना है? 540 इज इक्वल टू क्या होगा? के ए इट इज 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन 1.8 माइनस एक्स। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो लेता है तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 280 इंटू 80 अपॉन 540। समझा रहे? के ए बाय के ए से कैंसिल, ये कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, इट विल बी 2 इंटू 1.8 माइनस एक्स अपॉन एक्स। समझा क्या? समझा क्या? तो ठीक है, 0 से 0 गया, 2 से ये 27 आ गया, 2 से ये 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो कितना आ रहा है? 4x इज इक्वल टू 27 इंटू 1.8 माइनस 27x। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 31 मीटर, डिवाइडेड बाय 31 मीटर। तो एक बार अगर पलट के क्वेश्चन देखते हो और इसी तरह के क्वेश्चन जब जेई में, नीट में आपको दिखाई देते हैं तो ये थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन लेकिन उसको फ्रेमिंग करके जब हमारे सामने आता है तो हमें क्लिक क्यों नहीं होता, इसके बारे में सोचो, है ना? क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बहुत सारे सॉल्व करके दे दूंगा, है ना?
देखो हमने किस तरह के क्वेश्चंस करे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करे। सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था, जंक्शन का टेम्परेचर के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट के लिए शायद किसी को फॉर्मूला भी याद होगा, समेशन ऑफ एल आई अपॉन समेशन ऑफ एल आई अपॉन के है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ के आई ए आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। आ रहा है क्या समझ में? फिर उसके बाद में हम लोगों ने 3 रॉड्स के जंक्शन के टेम्परेचर निकाले जंक्शन लॉ लगाकर, है ना। वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का समेशन क्या आता है, 0 आता है। फिर उसके बाद में हमने और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे थे, है ना। अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आता है, और उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशल क्वेश्चन जो मैं हमेशा कराता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। फिर उसके बाद में एक आध जो है आपको एडवांस के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की सीरीज करवा दूंगा। तो अभी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट दिया जाएगा, उसके बारे में समझाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक बात है इस क्वेश्चन में, और वो क्या है कि ईस्ट एंड का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस एंड का टेम्परेचर हमेशा 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका मतलब यह है कि ये रॉड में जो हीट फ्लो हो रही है वो स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रही है ना। अदरवाइज अगर टेम्परेचर बदलते रहते तो क्या होता, वेरिएबल स्टेट होती है, और वेरिएबल स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए ये फार्मूला नहीं होता है। आया ना समझ में? वेरिएबल स्टेट के लिए आप पढ़ो कुछ थ्योरी जो अपन ने मटेरियल में दी है उसको पढ़ लो, कुछ थ्योरी जो है एचसी वर्मा उठा के देख लो उसको पढ़ो। सिर्फ एक क्वेश्चन एचसी वर्मा में दिया है वेरिएबल स्टेट का, ठीक है। आया समझ में? अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्पेशल 2 क्वेश्चंस की कैटेगरी का है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दूसरे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको हिंट दे दूंगा, चलो, है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्वेश्चन ये है, a rod of negligible heat capacity। बेटा निग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत कम हीट लेती है ना। तो इससे क्या मतलब आता है पता है, निग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, इससे एक रिजल्ट निकलता है कि एवरी स्टेट इज स्टेडी स्टेट। समझा? जब एक रॉड निग्लिजिबल हीट कैपेसिटी की होती है ना, तो उसकी हर एक स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट होती है। अगर रॉड के टेम्परेचर बदलते रहते हैं ना, तो भी हम लोग उसको कहां पर लेते हैं, स्टेडी स्टेट में ही लेते हैं। समझ में आया? थ्योरेटिकली ये सही नहीं है कि वेरिएबल स्टेट में आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जस्ट के थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल लगाओ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है तो यू कैन ट्रीट द रॉड एज ए स्टेडी स्टेट, यानी कि वो फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है। अब एक रॉड है जो कि वेरिएबल हीट निग्लिजिबल हीट कैपेसिटी की है, one end of it is connected with a source that maintains constant temperature theta 1 and other end connected with a body having mass m। अदर एंड एक बॉडी से कनेक्टेड, इसका मास m है,
specific heat is and temperature at T equal to 0 थीटा 2, उसका टेम्परेचर T equal to 0 पर थीटा 2. Find temperature of that body as a function of थीटा. उस बॉडी का टेम्परेचर एज ए फंक्शन थीटा निकालना है. शायद से 2 साल पहले इसका जो नेक्स्ट वर्जन है या ये वाला क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस में पूछा गया है ना. लेकिन आज से 25 साल पहले की भी बच्चे की कॉपी उठा कर देखोगे ना तो 2 स्पेशल क्वेश्चन करके ये 2 क्वेश्चंस में कराता हूँ. ठीक है. तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है. ये रॉड है और यहाँ पर गिवन क्या है, KAL, ये गिवन. समझ में आया. इन रॉड की लेंथ L है, रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K है और रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. तो रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L. इस जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका ये सोर्स है, ये सोर्स क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर थीटा 1 कांस्टेंट मेंटेन रख रहा है और इस एंड को हमने कनेक्ट करा है किसी एक बॉडी से. इसका मास A में, स्पेसिफिक हीट A से और थीटा 1 एट T इक्वल टू 0 इसका टेम्परेचर. समझ में आ रहा है. और क्या गिवन है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2. समझ में है. अब इस क्वेश्चन में सुनिए, यहाँ से हीट फ्लो होगी, इस एंड का टेम्परेचर तो चलो हमेशा थीटा 1 रहेगा, है ना. इधर का टेम्परेचर जो है वह थीटा 2, ये क्या होगा, इंक्रीजेस होगा. नहीं समझे. जब ये इंक्रीज होता जाएगा तो हर एक सेक्शन के टेम्परेचर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. फाइनली इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, थीटा 1 होगा, तब हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा. गॉट इट. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक सेक्शन का टेम्परेचर क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ये वेरिएबल स्टेट है और वेरिएबल स्टेट में डायरेक्टली हम लोग नहीं लगा सकते डेल्टा क्यू वैल्यू. लेकिन क्यों लगा रहे हैं, बोलो वापिस से, हीट कैपेसिटी निग्लिजिबल रॉड की. तो ये क्वेश्चन जो है ऑल्दो वेरिएबल स्टेट का होने के बावजूद भी स्टेडी स्टेट का होता है, ट्रीट किया जाता है. अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लेट एट T इक्वल टू T इसका टेम्परेचर कितना आ गया, थीटा. आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ दिस सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें क्या करना है बेटा, यहां से हीट को क्या करना है बेटा, इधर की तरफ ले जाना है. ले जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, थीटा हो जाएगा किस इंस्टेंट. इतना समझ में आ गया. तो एट टाइम T टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा. अब टेम्परेचर ऑफ सॉलिड अगर थीटा है टाइम T तो क्या होगा, बोलना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा T इज इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L. ठीक है. ये जो हीट फ्लो हो रही है किसने रिसीव करी, जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में हीट दोनों ने रिसीव करी थी और उससे क्या हुआ था, स्टेट चेंज हुई थी. तो एक जगह मैंने ml लिखा था, एक जगह 2 ml लिखा था, क्योंकि वो गिवन था क्वेश्चन में कि एक जगह इतने. ठीक. यहां पर ये हीट कौन ले रहा है, कहाँ ध्यान है, ये सॉलिड ले. इसका टेम्परेचर तो ये तो सोर्स है बेटा, इसको हिसाब किताब नहीं रखना है. दिस इज द सोर्स. सन हिसाब किताब नहीं रखता कि कितनी हीट दी इसने, सालों से देखे आ रहा है समझ में. कौन लेगा, सॉलिड. सॉलिड का ही तो टेम्परेचर निकालना. कौन वेरिएबल स्टेट में, ये वेरिएबल स्टेट.
तो यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा सपोज करते हैं कि टी टाइम पे टेम्परेचर थीटा है, समझा, और टी से dt टाइम में टेम्परेचर क्या हुआ, थीटा से बढ़कर थीटा प्लस डी थीटा हुआ, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी एम एस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नहीं समझे, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू हीट फ्लो होने से वहां पे डेल्टा क्यू हीट मिलने से उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा थीटा, तो ये वैल्यू को अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्त, एम एस डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के ए बाय एल थीटा वन माइनस थीटा, गॉट इट। अब देखो तुझे निकालना है थीटा, अब ये मैथ्स आ गया और इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ गया, जो कि आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छा होता है। तो इसके बाद में हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर, और यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मेट मिलता है एम एस इंटू डी थीटा अपॉन वॉट, थीटा वन माइनस थीटा इक्वल टू के ए बाय एल इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। टी इक्वल टू 0 पर ये थीटा कितना है, थीटा 2 है, और टी इक्वल टू टी पर थीटा कितना है, थीटा है, लीनियर है ये फंक्शन। तो यहां पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ थीटा वन माइनस थीटा अपॉन थीटा का कोएफिशिएंट है -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए बाय एम एल एस डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट क्या होगी 0 से टी तक, यहाँ पे लिमिट क्या होगी थीटा 2 से थीटा तक, ये क्या आ जाएगा लॉग अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा और माइनस लॉग थीटा की जगह थीटा 2 इक्वल टू माइनस को उधर ले गए के ए टी अपॉन एम एस एल, ये लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम बाय एन होगा, फिर लॉग की डेफिनेशन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा अपॉन थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तुझे थीटा चाहिए था फाइनल आंसर, तो तेरा थीटा फाइनल आंसर में दिखाई दे रहा होगा तुझे, है ना, तेरा थीटा फाइनल आंसर में दिखाई दे रहा होगा। चल इतने में तो लिखा जाएगा बेटा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है थीटा इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू ई टू द पावर माइनस के ए टी बाय एम एस एल। दिस इज योर आंसर, आया ना समझ में। चलो अब एक और बात इस क्वेश्चन में कि यहां पर क्या हो रहा है, थीटा टू बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है, विथ टाइम। कहां तक बढ़ता जा रहा है थीटा टू, थीटा वन तक। तो यहां पर अगर कोई देर से ग्राफ पूछता है, किसका ग्राफ पूछता है, थीटा वर्सेस टाइम का, तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा है, एक्सपोनेंशियल है, ये थीटा 2 से शुरू होगा और फाइनली थीटा 1 पर आकर एंड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार मेंस लेवल में डायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है बेटा कि लीनियरली नहीं बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये ई का ग्राफ है। अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी, यानी ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ पर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्राफ दोनों जगह पूछे जा सकते हैं, ठीक। वैसे ही एक सेकंड क्वेश्चन जो है ये इसका और बड़ा क्वेश्चन है ना, ये इससे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, फिर बाद में अगर डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन आप समझ लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि दिस इज ए रॉड
रॉड गिवन है, इसका के है, ए है, एल है, समझा? हियर यू आर अटैच्ड two objects of mass m1, specific heat s1 and temperature theta 10, यानी initial temperature, got it? यहां पर एक एंड से एक ऑब्जेक्ट को रखा, दूसरे एंड पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है और उसका टेम्परेचर इनिशियली थीटा 20, ये इनिशियल टेम्परेचर, एंड थीटा 10 is greater than theta 20, so definitely heat will flow through the rod. इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि हीट इज कम्युनिकेटिंग थ्रू द रॉड, है ना? आया ना समझ में? इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उधर की तरफ फ्लो कराता रहेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन को प्रॉपर कब कर पाओगे? जब इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसका m इंटू एस इक्वल टू टेंडिंग टू 0। इसके लिए रॉड की हीट कैपेसिटी क्या है? 0। तो आपको यहां पे पूछा जाता है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो ये मेथड वैसी है जैसा पिछली बार बताया था। पिछली बार में यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा था, इधर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अभी यहाँ का टेम्परेचर कम 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 होता जाएगा, इधर का बढ़ता जाएगा। गॉट इट? क्योंकि पिछली बार यहाँ पे सोर्स था दैट इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा, बट नाउ हियर इज ए ऑब्जेक्ट, उससे हीट लोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर तो फॉल होगा। तो इसका फॉल होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका फॉल होने का और इसका बढ़ने का रेट सेम नहीं होगा। तुम ये मत करना कि डी थीटा इसका कम हुआ तो इसका बढ़ा, इसका डी थीटा 1 कम होगा, इसका डी थीटा 2 बढ़ेगा। तो थोड़ी सी अक्कल लगाकर ये क्वेश्चन वैसी मेथड से होता है ना? आप चाहो तो कर सकते, समझ में आया? अभी मैंने यही सोचा कि मैं पहले ये सोच रहा था कि ये वाले क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ क्योंकि न्यूटन्स ऑफ कूलिंग में मेरा एक लेक्चर जाएगा, तो अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है ना? तो मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ, है ना? वो कंसेप्ट जो है वो इसलिए स्किप कर रहा था यहाँ पर अभी, क्योंकि सेम चीज जो है आपको रेजिस्टेंस में सिखा था। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो टॉपिक है, इससे आपको 25% करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बन जाती। तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आपको वापिस से सिखाया तो आपका कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रॉड थी, उसकी लेंथ क्या थी? एल थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? यूनिफॉर्म था, और उसमें हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाला था। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अभी अगर रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इरेगुलर है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी वो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा वह हमें निकालना है। तो देखिए अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें दिस इज ए रॉड, लेंथ क्या है रॉड की? एल है। इधर की रेडियस क्या है? R1 है। इधर की रेडियस क्या है? R2 है। गॉट इट? और ये ट्रंकेट शेप की रॉड, करेक्ट? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? के। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? के गिवन है, ए गिवन है, और ठीक है, आपको फाइंड करना है थर्मल
रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस RH, थर्मल रेजिस्टेंस RH निकालना। द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो मैंने कहाँ पर कराया था, इलास्टिसिटी में पढ़ाया था, और उसमें मैंने कहा था कि 3 बार यही टाइप की क्वेश्चंस आपको देंगे और उसमें सेम ही तरीके का आंसर आएगा। तो एक तो वो बच्चे जिनको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उनको पता है कि इतनी बड़ी मेथड हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ट्रिक या जो मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम सिखा चुका हूँ वही लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल अपॉन के। एल इज लेंथ, उसमें कोई इशू नहीं। के थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें कोई इशू नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 आएगा, पाई R1 स्क्वायर, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हीट इधर फ्लो हो रही है, हीट इधर फ्लो हो रही है, पाई R2 स्क्वायर आएगा। अब ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन लूंगा तो वो नाराज होगा, वो लूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों को नाराज नहीं करना है। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो है ना, तुम्हारे मम्मी पापा नाराज होंगे कि यार तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि +1 के बजाय +4 के बजाय -1 करके आ जाओ, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया था कि A इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A1 एंड A2, यस और नो। तो एरिया क्या लिखेंगे, √ऑफ A1 इंटू A2, यानी कितना, पाई R1 R2। तो यूर थर्मल रेजिस्टेंस का आंसर क्या आएगा बेटा, एल अपॉन के पाई R1 R2। दिस इज ओके, आया समझ में। अब तुम सोचोगे कि सर मेथड क्या होगी, हाँ नहीं सोचेंगे सोचोगे कि मेथड क्या होगी, मेथड क्या होगी, हाँ स्मॉल पार्ट इस तरह का लेना पड़ेगा। सुनिए, बेटा यहां से एक्सिस्टेंस पर ये dx पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, और ऐसे सारे सीरीज में होंगे। पहले देखना पड़ता सीरीज में कि पैरेलल में, इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं करते। अगर सीरीज में है तो dr निकाल कर, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, R इक्विवेलेंट R1 + R2, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन। और अगर वो पैरेलल में होंगे ना तो 1/r का 1/dr का इंटीग्रेशन करके 1/r इक्विवेलेंट आता। समझ में आया, समझ में आया दोस्त, संस्कार। तो दोस्त यहाँ पर ये मेथड होगी, आप करके देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, कहाँ पर, इलास्टिसिटी में, है ना। मेथड वही होती है कि यहाँ की रेडियस है R2, इसमें से और ये वैल्यू जो है वो अपन ऐड करते हैं, ये dr आती है, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करना। तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है जिसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस या कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर निकालना होगा ना तो क्या करोगे, θ1 - θ2/RH, ऐसा करके करोगे। समझ में आ रहा है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें शेप ऑफ द कंडक्टर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो वैसे ही और दूसरे शेप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर अभी कराऊंगा, उसको पूरा डिराइव करूंगा, यहाँ पे नहीं करा मैंने क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराऊंगा, तब डिराइव और करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक देता हूँ जिसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, और उसके जैसा एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अगर कर सकते हो तो कर लेना, है ना, कर सकते हो तो सॉल्व कर लेना। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहां पर मिलेगा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। ठीक, ये क्या है,
स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस क्या है r2, जिसकी इनर रेडियस क्या है r1 और आउटर रेडियस क्या है r2। इसकी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K गिवन है। ओके, अगर अंदर का टेम्परेचर θ1 और बाहर का टेम्परेचर θ2 मेंटेन रखेंगे एंड θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा तो हीट कहाँ होगी, फ्लो अंदर से बाहर जाएगी, अंदर से बाहर फ्लो होगी हीट। तो यहाँ पर फाइंड, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है थर्मल रेजिस्टेंस, आया समझ, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, और दूसरा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये पूछा जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आता है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, इसके मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K है। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करें, है ना, हमें यहाँ पर ये पता है कि अंदर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक शेल सपोज करेंगे, छोटा सा, समझ गया, एक शेल सपोज करा जिसकी इनर रेडियस r है और थिकनेस क्या है dr। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एक थीन शेल निकालें। कौन सा वाला शेल, ये वाले शेल का थर्मल रेजिस्टेंस निकालें। इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, dr होगा, drh होगा। वो क्या होगा, k की जगह k, a की जगह हीट रेडियली बाहर जा रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह शेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और थिकनेस जहां से हीट फ्लो होगी वो कितना आएगा, वो कितना आएगा dr। उल्टा कर दिया मैंने, एल अपॉन के है, ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर क्या आएगा, एल की जगह क्या आएगा dr अपॉन के की जगह के, ए की जगह 4 पाई r। गॉट इट। ये क्या आया बेटा तेरा, एक इस शेल का थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर ऐसे सारे शेल्स जो हैं वो काय में होंगे, सीरीज में होंगे। ऑल dr आर इन सीरीज। तो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ drh इज इक्वल टू 1/4 पाई के, बाहर कांस्टेंट है, इट इज r⁻⁻2 dr का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r1 से r2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना, ये क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा, 1/4 पाई के कॉमन बाहर है, r⁻⁻2 का इंटीग्रेशन r⁻⁻1/-1, लिमिट क्या है, r1 से r2 तक है। सो RH इज इक्वल टू 1/4 पाई के, यहाँ पर -1/r है तो इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बजाय डायरेक्टली लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दीजिए। तो RH की वैल्यू कई बच्चे लर्न कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है वो डायरेक्ट याद रखने से भी अच्छा होता है। पहले एक टॉपिक था स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर करके एक टॉपिक है हमारा,
तो उसमें ये स्फेरिकल कैपेसिटर का एक आंसर आता है, तो इसलिए याद रहता था पहले। तो यहाँ पर आर एच की वैल्यू क्या हो गई बेटा, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। समझा? ऐसे इसको याद रखने का तरीका इजी है, क्योंकि आर एच के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एल अपॉन के। एल की जगह क्या आ गया, एल किस लेंथ के अलाउंग हीट फ्लो हुई, R2 माइनस R1। तो एल की जगह क्या आ गया, R2 माइनस R1 अपॉन के की जगह के है। अरे 4 पाई एप्सिलॉन लिखने की आदत होती है हमारी, 4 पाई के, 4 पाई के, हाँ के की जगह के है, और ये एरिया की जगह क्या आ रहा है, अगेन ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ रहा है। 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, 4 पाई R1 R2। समझ गया? एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कितनी हीट फ्लो हो रही, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T के लिए फॉर्मूला, ये आंसर नंबर 1 है, θ1 माइनस θ2 अपॉन RH, ये आपका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, आया समझ में? ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, मैंने कहा था कि इसके जैसा एक और क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हो, वो भी एग्जाम्स में आ सकता है, ये पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ अपना जो अभी पार्ट चल रहा है, कौन सा वाला, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें मैंने अभी आपको क्या कर रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस कुछ करा दी। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहां पर एक सिलेंडर जिसकी लेंथ है एल, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K। म्हणजे ऐसा गॉट इट। आपको दो कल एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें हीट इधर से इधर फ्लो हो रही थी बेटा, लेकिन यहां पर ये R1 है, ये R2 है, ये मटेरियल हो गया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इधर का टेम्परेचर θ1 मेंटेन रखा है, इधर का टेम्परेचर θ2 है। तो हीट यहाँ पर कैसे फ्लो होगी, ऐसे रेडियली बाहर। समझा रे, समझा? आपको क्या निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है RH एंड dQ बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा और इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो। लेंथ है L, तरीका वही होगा कि हम एक छोटा सा थीन सिलेंडर पाइप जैसा लेंगे, उसका RH निकालेंगे और उस तरह के